Welcome to our channel. Dr. Praveen Gupta presents Oncology Nursing Conclave 2026. Good morning everyone and thank you for attending. My name is Kunj Bihari Soni and I am working as a daycare in charge in Bhagwan Mahavir Cancer Hospital and Research Center Jaipur. I am here to explain about preparation and care in ward for oncology patient for chemotherapy. It is my privilege to continue this conference and extend warm greeting to all of you. We are honored to have guest speakers and participants from diverse backgrounds. I would like to welcome everyone and thank you for coming today. Now, I am coming to my topic, preparation and care in ward for oncology patient for chemotherapy. Chemotherapy कैंसर पेशेंट्स को दिया जाने वाला ट्रीटमेंट होता है. जब हम कैंसर की बात करते हैं तो सभी में एक भय और खौफ का माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि बहुत समय से ये बीमारी चलती आ रही है और अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां लोगों में है. इसकी वजह से बहुत सारी डर की भावनाएं लोगों के अंदर घर कर जाती है. ऐसी कंडीशन में इस बीमारी का ट्रीटमेंट 3 प्रोसेस से हो सकता है: कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन. तो मैं यहाँ बात करूँगा कीमोथेरेपी से पहले पेशेंट को किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसकी क्या देखभाल करनी है और उसको क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना है. कीमोथेरेपी ड्रग्स हाई रिस्क मेडिसिन होती हैं, तो वो अगर किसी पेशेंट को अननेसेसरीली चली जाए किसी भी गलती की वजह से या मिसकम्युनिकेशन की वजह से, तो उसके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है. इसलिए सबसे पहले जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनका वेरिफिकेशन प्रॉपरली होना बहुत आवश्यक होता है. व्हेन अ पेशेंट कंसल्ट विद हिज consultant writes the order for admission for chemotherapy, then file goes to the billing department for admission. जब मरीज हॉस्पिटल में आता है तो अपने डॉक्टर से मिलता है. डॉक्टर उसकी सारी रिपोर्ट्स है, उसका प्लान जो है उसके अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर तैयार करता है. और उसके अकॉर्डिंग उसको वार्ड में या डे केयर में एडमिशन के लिए फाइल बिलिंग डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है. बिलिंग डिपार्टमेंट से पेशेंट होते हुए एडमिट कर दिया जाता है और वार्ड उसका जो रिलेटेड वार्ड है, अगर आईपी पेशेंट होगा तो आईपीडी वार्ड में या डे केयर पेशेंट होगा तो डे केयर वार्ड में उसका एडमिशन कर दिया जाता है. फाइल और पेशेंट दोनों को वहाँ पर भेज दिया जाता है. एक बार जब फाइल और पेशेंट वार्ड में जब भेज दिए जाते हैं तो वहाँ मौजूद जो वार्ड इंचार्ज होता है वो पेशेंट और फाइल को रिसीव करता है और रिसीव करते वक्त ही वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है. वेरिफिकेशन के दौरान पेशेंट का नाम, उसका फाइल नंबर, उसके आधार कार्ड नंबर, उसके रिलेटिव का नाम, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, सारी चीज़ें वेरिफिकेशन करने के बाद में पेशेंट को बेड अलॉटमेंट किया जाता है और जिस वार्ड में जिस क्यूबिकल में उसको भेजा जाता है वहाँ पर अटेंडिंग जो स्टाफ होता है वो अगेन उस पेशेंट का वेरिफिकेशन करता है और उसको बेड प्रोवाइड करवाता है. उस वार्ड में उसको ओरिएंट करवाता है कि कहाँ वॉशरूम है, कहाँ उसका कुछ भी चीज़ है, किस बात के लिए उसको किससे बात करनी है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो नर्स कॉल कैसे करना है, वो सारी चीज़ें उसको ओरिएंट करवाने के बाद में वो पेशेंट को बेड अलॉटमेंट करता है. बेड अलॉटमेंट करने के साथ ही पेशेंट को एक आइडेंटिटी बैंड टैग कर दिया जाता है जो उसकी आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी होता है. और उसके बाद में पेशेंट के वाइटल्स चेक किए जाते हैं. वाइटल्स लाइक बीपी, पल्स, SpO2, टेम्परेचर, ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ एबनॉर्मल होगी तो हम कीमोथेरेपी इन्फ्यूज़न नहीं कर सकते, बिकॉज
ये सारी चीज़ें अगर एबनॉर्मल है और उस दौरान हमने कीमोथेरेपी इन्फ्यूज़न कर दिया तो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज कीमोथेरेपी ड्रग्स हाई रिस्क मेडिसिन होती हैं। वाइटल चेक करने के बाद में जो पेशेंट होता है वो बहुत सारी एंजाइटी और हेजिटेशन के साथ में हॉस्पिटल में आता है। हॉस्पिटल में जब आता है तो उसके अंदर एक डर का माहौल होता है कि मेरे ये बीमारी है, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा, कितना अफोर्डेबल होगा, नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके लिए सवाल पैदा कर देती है। ऐसी कंडीशन में ज़रूरी ये हो जाता है कि पेशेंट को फ्रेंडली एनवायरनमेंट वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाए। तो ये उस मरीज को अटेंड करने वाले स्टाफ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर वो फ्रेंडली नहीं होगा, उसकी हेजिटेशन और एंजाइटी जब तक दूर नहीं होगी तब तक प्रॉपरली वो ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस बीमारी से लड़ने के लिए जितना ज़रूरी ट्रीटमेंट है उतना ही उसका पर्सनल मोटिवेशन और पर्सनल पॉजिटिविटी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए उसे जो अटेंड कर रहा है वो नर्सिंग स्टाफ उससे फ्रेंडली बात करता है, खुश मिजाजी से उससे बात करता है, उससे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है ताकि वो उसकी सारी जो हेजिटेशंस हैं, उसकी एंजाइटी है या उसके किसी तरह के कोई सवाल हैं, उनको वो रिजॉल्व कर सके और वो प्रोसीजर के लिए प्रॉपरली तैयार हो सके। उसके बाद में बारी आती है डॉक्यूमेंटेशन की। जब फाइल और पेशेंट दोनों वार्ड में, रेस्पेक्टेड वार्ड में भेज दिए जाते हैं तो वहाँ पर जो मौजूद डीएनबी या जेआर जो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं वो डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग मेडिसिन चार्ट, ट्रीटमेंट चार्ट प्रिपेयर करते हैं। ट्रीटमेंट चार्ट प्रिपेयर करने के बाद में मेडिसिन वहाँ मौजूद स्टाफ के द्वारा इंडेंट की जाती है। इंडेंट होने के बाद में जब मेडिसिन रिसीव की जाती है तो वो वहाँ पर चेक की जाती है। मैं जैसे पहले भी आपको बताया है कि कीमोथेरेपी मेडिसिन जो होती है वो हाईली रिस्क वाली होती हैं, इसलिए उन्हें प्रॉपरली चेक करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर कोई डोज मिस ज़्यादा हो गया या कम हो गया या कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन आ गई, कोई बैच मिसमैच आ गया, इस तरह की अगर कोई बात हुई तो वो ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। मेडिसिन इंडेंट केयरफुली डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग स्टाफ करता है। उसके बाद में जब मेडिसिन आ जाती है तो जो वार्ड है उस वार्ड में डेडिकेटेड कीमो मार्शल रहता है जो कि सिर्फ कीमो चेक करने के लिए, ड्रग्स चेक करने के लिए, डॉक्टर ऑर्डर्स चेक करने के लिए, लैब्स चेक करने के लिए वहां पर मौजूद किया जाता है। डॉक्टर क्रॉस चेक बाय कीमो मार्शल, ये सारी चीजें जो है वो क्रॉस चेक की जाती है कीमो मार्शल्स के द्वारा, जिसमें डॉक्टर्स का ऑर्डर, डॉक्टर ऑर्डर्स मीन्स क्या डोज उसको, कौन सी दवाई उसको देनी है, कौन सा उसका साइकिल है, कौन सा उसका प्लान किया गया है, कहीं कोई दवाई चेंज तो नहीं होनी है, कहीं डॉक्टर ने कुछ अलग दवाई तो नहीं लिख दी है, उसके प्लान के अकॉर्डिंग जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई चेंज होना है या नहीं होना है, भूलवश कुछ रह गया है, क्योंकि गलतियां किसी से भी हो सकती है, गलतियां ह्यूमन नेचर है, वो किसी से भी हो सकती है। उन चीज़ों को रोकने के लिए कीमो मार्शल्स के द्वारा क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद में डॉक्टर जो कीमो ऑर्डर तैयार करता है उसमें वो कीमो इन्फ्यूजन की सील लगा के उनके साइन किए जाते हैं। जब तक ये सील फाइल में मौजूद नहीं है, इट मीन्स या इसमें साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को कीमोथेरेपी इन्फ्यूजन तभी देना है जब डॉक्टर इसको साइन करेंगे। उससे पहले अगर नहीं है तो हम उससे पहले इन्फ्यूजन कीमोथेरेपी ड्रग्स का नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ चीज है, या तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स नहीं देखी है या डॉक्टर ने उसमें कुछ प्लान में कुछ चेंज करना है। इस वजह से जब भी पेशेंट को कीमोथेरेपी ड्रग्स स्टार्ट करनी होती है, उसका प्लान तैयार करना होता है, तो डॉक्टर्स जो है कुछ रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जैसे सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, आरबीएस, 2D इको एटसेट्रा, ये सारी जांचें करवाते हैं। कुछ ड्रग्स जैसे सीबीसी है, सीबीसी तो हर कीमोथेरेपी ड्रग से पहले आवश्यक है, लेकिन कुछ जो एलएफटी और आरएफटी है
वो कुछ ड्रग्स के लिए स्पेशली करवाई जाती है, जैसे आरएफटी है। तो आरएफटी जो प्लेटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी होती है, जैसे सिस्प्लेटिन है, कार्बोप्लेटिन है, उनके इन्फ्यूजन के दौरान आरएफटी करवाना बहुत आवश्यक होता है। वैसे ही एलएफटी है, जैसे 5 फ्लो यूरोसिल है, 5FU मिथोट्रैक्सेट, ये जो ड्रग्स हैं उनमें एलएफटी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि ये लीवर फंक्शन टेस्ट है, जो लीवर को डैमेज करने वाली ड्रग्स होती हैं, जैसे 5FU है, मिथोट्रैक्सेट है, ये लीवर पर बहुत ज़्यादा असर करती हैं। इसलिए उनके इन्फ्यूज़न के दौरान एलएफटी करवाते हैं। जो प्लेटिनियम बेस्ड कीमोथेरेपी है, उन मेडिसिन से किडनी को साइड इफेक्ट बहुत जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनके दौरान इन्फ्यूज़न के दौरान आरएफटी टेस्ट करवाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें 2D इको की, तो एंथ्रासाइक्लिन्स जो होते हैं, जैसे एड्रियामाइसिन, डॉक्सोरुबिसिन जो है, डोनोरुबिसिन जो है, उनमें उनको स्टार्ट करने से पहले हमें 2D इको टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं वो कार्डियोटॉक्सिसिटी उत्पन्न करती हैं। जब इन ड्रग्स को इन्फ्यूज़ किया जाता है तो पेशेंट में कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये हार्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। इस वजह से 2D को कराया जाता है। वहीं हम बात करें टारगेट थेरेपी में, तो टारगेट थेरेपी जैसे ट्रांसटुजुमैब है, पाटुजुमैब है, इनके लिए भी हमें 2D को टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। ये सब चीज़ें जो है वो हमारा कीमो मार्शल जो स्पेशली डेडिकेटेड होता है इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए, वो इनको रीचेक करता है, और अगर इनमें किसी भी तरह की कोई अबनॉर्मलिटी होती है तो वो हैंड टू हैंड कंसल्टेंट से बात करके कीमोथेरेपी होल्ड करना है या उसको कंटिन्यू करना है, वो आगे हमें वहाँ पर मौजूद स्टाफ को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट को फर्स्टली हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो हर चीज़ का एक रिटर्न कंसेंट होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है, हॉस्पिटल की सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि पेशेंट है, अगर वैसे होता कुछ भी नहीं है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब हम इसलिए हमें ये कीमोथेरेपी कंसेंट जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है हमारे हॉस्पिटल में, उसमें जब भी कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं या जब भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं तो हमें एक कंसेंट पेशेंट से लेना आवश्यक होता है, ताकि भविष्य में या उस टाइम कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट और किसी अटेंडेंट जो है वो किसी को ब्लेम ना कर सके। Before any procedure, consent should be taken and should be duly signed by doctor, patient and attendant. ये consent जो है उस पर अटेंडेंट, पेशेंट और डॉक्टर के साइन अच्छी तरह से होने चाहिए, ये हमारे लिए आवश्यक है। ये सब चीज़ें कंफर्मेशन होने के बाद में जो कीमो मार्शल होता है वो वहाँ मौजूद स्टाफ को इंडिकेट करता है कि आप कीमोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। कीमोथेरेपी स्टार्ट जब करनी होती है तो जो कीमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं वो बायोसेफ्टी कैबिनेट को भेज दी जाती है प्रिपेयर करने के लिए। बायोसेफ्टी कैबिनेट में कीमोथेरेपी ड्रग्स को प्रिपेयर करना बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि जो कीमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं वो एनवायरमेंटल कंटामिनेशन और एरोसोल जनरेशन के कारण इनहेलेशन की रिस्क को उत्पन्न करती है। Chemotherapy drugs induce environmental contamination, inhalation risk due to aerosol generation. So these drugs should be prepared in biosafety cabinet only. Biosafety cabinet में इनको प्रिपेयर करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर मौजूद जो स्टाफ है या जो पेशेंट स्वयं है या कोई भी वहाँ पर काम करने वाले जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, GDA स्टाफ है, वो होते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश कीमोथेरेपी ड्रग जो है वो स्पिल हो गई या ब्रेकेज हो गई, वो वहाँ पर रहेंगी तो वो एरोसोल जनरेट करेंगे, जिससे वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो कंटामिनेटेड होगा और इनहेल करेंगे तो पेशेंट भी कर सकता है, वो स्टाफ भी कर सकता है, और वो दोनों के लिए हार्मफुल है। इसलिए बायोसेफ्टी कैबिनेट जो है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है सिर्फ कीमोथेरेपी ड्रग्स और हाई रिस्क ड्रग्स को प्रिपेयर करने के लिए। बायोसेफ्टी कैबिनेट इज एनक्लोज्ड ventilated workspace designed to protect personnel, product and environment from hazardous bioaerosol and spill. बायोसेफ्टी कैबिनेट में प्रिपेयर करने से
हम वहाँ कीमोथेरेपी ड्रग स्पिल से भी बच सकते हैं और किसी भी तरह के एनवायरमेंटल इन्फेक्शन कंटामिनेशन से भी हम बच सकते हैं। बायोसेफ्टी कैबिनेट जो है वो हेपा फिल्टर लीनियर एयर फ्लो पे कार्य करता है और इट क्रिएट अ सेफ एनवायरमेंट टू हैंडलिंग इन्फेक्शियस मटेरियल। इन्फेक्शियस मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए बायोसेफ्टी कैबिनेट यूज किया जाता है। ये सब चीजें जब हो जाती हैं तो उसके बाद में जब तक बायोसेफ्टी कैबिनेट में हम मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए भेज देते हैं तो उसके बाद में यहाँ पेशेंट का कैनुलेशन किया जाता है। कैनुलेशन, पिकलाइन और पोर्ट नीडल इंसर्जन, ये सारी चीजें वहाँ पर की जाती है। अगर किसी पेशेंट को पोर्ट है, पिकलाइन है, तो वो वहाँ पर मौजूद कीमो मार्शल को स्टाफ इंडिकेट करता है कि पेशेंट को पोर्ट नीडल इंसर्जन करना है या पिकलाइन ड्रेसिंग करनी है। वहाँ पर जो मौजूद कीमो मार्शल होता है वो पोर्ट नीडल इंसर्जन करता है, पिकलाइन की ड्रेसिंग करता है और उनकी पेटेंसी को चेक करता है ताकि किसी भी तरह के एक्स्ट्रावेसेशन को बचाया जा सकता है। जैसे मैडम ने पहले बताया है कि एक्स्ट्रावेसेशन कितना हानिकारक हो सकता है। इन सब चीज़ों को बचाने के लिए रेगुलर इंटरवेल पर हमें कैनुलेशन और कैनुला साइट, पोर्ट साइट, पिकलाइन साइट को मॉनिटर करते रहना चाहिए ताकि वो एक्स्ट्रावेसेशन की कंडीशन उत्पन्न ना हो। कीमोथेरेपी ड्रग्स जो है वो हाई सेंसिटिव होती है, हाई रिस्क मेडिसिन होती है। उनको इन्फ्यूज जब हम करते हैं तो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस उत्पन्न हो सकती हैं। उनको मैनेज करने के लिए जो वहाँ पर मौजूद स्टाफ है वो कैपेबल होना चाहिए। सबसे पहले एडीआर ड्यू टू कीमोथेरेपी कैन ऑकर्स, जब एडीआर हो जाता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होता है, इमीडिएटली स्टॉप कीमोथेरेपी इन्फ्यूजन एंड इन्फॉर्म टू एमओ, जो मेडिकल ऑफिसर वहाँ होता है उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। एमरजेंसी मेडिसिन किट शुड बी प्रिपेयर्ड प्रायर टू कीमोथेरेपी इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन स्टार्ट करने से पहले हमें एमरजेंसी मेडिसिन किट प्रिपेयर करके रखना चाहिए। वेल ओरिएंटेशन ऑफ क्रैश कार्ट एंड should be aware about any critical situation and staff should be well knowledge about CPR process, क्योंकि जब एडवर्स रिएक्शन होता है तो कभी भी CPR की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए स्टाफ अवेयर होना चाहिए। जब कीमोथेरेपी कंप्लीट हो जाती है सेफली, उसके बाद में पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि कीमोथेरेपी ड्रग्स से बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। उनको मेंटेन करने के लिए हमें पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए। जो हेल्थ एजुकेशन जो है वो मेनली इम्यूनिटी बूस्टिंग और साइड इफेक्ट को मैनेज करने और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के ऊपर होनी चाहिए। जैसे उसको फ्रेश कुक खाना खाना है, स्मॉल और फ्रीक्वेंट और प्रोटीन रिच न्यूट्रिएंट डाइट लेनी है, 8 से 10 गिलास पानी उसको पर रोज पीना है ताकि उसको हाइड्रेशन मेंटेन रह सके। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना है ताकि उसका जो इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट किया जा सके। साइड इफेक्ट जो नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, हेडेक, फैटिग वगैरह है, उस कंडीशन में उसको क्या करना है। अगर सीवियर कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो उसको कब डॉक्टर को कॉल करना है, ये सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन की जाती है। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद में डिस्चार्ज टिकट उसको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें डॉक्टर्स की मेडिसिन एट होम प्रेस्क्राइब की रहती है। वो मेडिसिन उसको कम्प्लीटली अच्छे तरीके से समझाना है, किस डोज में उसको लेनी है, कब कब लेनी है, कैसे उसको लेना है और कौन सी उसकी फॉलो अप डेट है और क्या इन्वेस्टिगेशन उसको वापस आते टाइम करवाना है। ये सारी चीज़ें उसको कम्प्लीटली समझाने के बाद में पेशेंट को हम हैप्पीली घर के लिए भेज देते हैं। थैंक यू एवरीवन। Thanks for attention. For more educational content, subscribe the channel.